अध्यक्ष महोदय, अरे बैठो ना। मुख्यमंत्री जी के जवाब हो रहा है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, हम इतना जरूर कहेंगे कि ये मामला, इससे पहले एक और इन्होंने मामला उठाया था, जो शहीद हो गए थे, जिनके पिता को अरेस्ट कर लिया गया। जरा पूछिए कि वो दलित परिवार, जब वो जवान शहीद भी नहीं होता, उससे पहले से विवाद चल रहा था कि नहीं चल रहा था? दिया जाता है। इस हेतु आशा को अपने पोषण क्षेत्र में 6 से 59 माह के बच्चों को सप्ताह में 2 बार IFA सिरप पिलाने पर 100 रुपए प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इस संबंध में आपूर्ति श्रृंखला को भी सुदृढ़ किया गया है। प्रखंड स्तर पर अब तक दवा की मांग ऑनलाइन माध्यम DVDMS से की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 22.9% बच्चे दुबलापन के शिकार हैं, जिससे कम करने हेतु प्राथमिकता जिला हाई प्रायोरिटी में क्रियान्वित किया जा रहा है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से ये सुझाव माननीय मंत्री को देते हुए कि ये सरकार अगर कार्यक्रम चला रही है और हम लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या सरकार अपनी मैकेनिज्म को इतना डेवलप करेगी कि हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें? और जहां तक सवाल है, ये 15-16 में जो आंकड़े थे, NHS के जो आंकड़े थे, उससे आज भी आंकड़े हमारे टैली कर रहे हैं। तो ये 15, 16 और 23 में अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं, इसका मतलब ये होता है अध्यक्ष महोदय कि कार्यक्रम तो चलाए जा रहे हैं, पेपर पे कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन जो अचीवमेंट आनी चाहिए। आपका पूरक माननीय सदस्य क्या है? मेरा पूरक यही है माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय मंत्री से मैं ये जानना चाहता हूं कि लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए क्या सरकार कोई और मैकेनिज्म लेके आना चाहती है? हो गया, अपने को इम्प्रूव करना चाहती माननीय है? मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर सवाल इन्होंने पूछा है और इन सदस्य की चिंता भी जायज है, और हमने पूर्व में उत्तर में स्पष्ट रूप से बताया कि बीमारी का कारण क्या है और इसके लिए सरकार क्या क्या कार्यक्रम किस किस माध्यम से, चाहे दवा वितरण का हो, जांच का हो, या आपको जो प्रोत्साहन राशि लोगों को दिया जाता है, इस कार्यक्रम में सरकार के लोग जो लगे रहते हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों का एक रोड मैप जो है तैयार। और जाहिर सी बात है कि आपने जो सवाल पूछा था, प्रतिशत जो है, औसत जो है, चिंता जो है आपकी कि ये बीमारी जो है कम होनी चाहिए, वैसे ही सरकार भी गंभीर है और चिंतित है। और इसको देखते हुए हम लोग सब लोग जो है, अलग से भी अगर कोई सुझाव आपके पास होगा, और विभाग में भी इसको लेकर के हम लोग जो है चर्चा हम लोग करेंगे कि और कोई अगर कोई कार्यक्रम चलाना हो या कोई एक्सपर्ट होगा इससे और रिलेटेड, तो उनसे भी वार्ता करके सुझाव प्राप्त करके उस हिसाब से योजना जो है हम लोग और भी माध्यम से लाने का काम करेंगे। माननीय। और खबर हाजीपुर से है, जहां बेखौफ बालू माफियाओं ने खनन विभाग के 2 जवानों को जख्मी कर दिया है। उन पर हमला बोला गया। फिलहाल दोनों जवानों का इलाज अस्पताल में जारी है। तो खनन विभाग की टीम पर बालू माफियाओं की ओर से हमला किया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गंडक पुल के पास की है। घायल दोनों सैफ के जवानों को इलाज के लिए फिलहाल भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में घायल सैफ जवान ने बताया कि अवैध बालू खनन कर ट्रैक्टर से ले जाया जा रहा था, जिसे पकड़ा गया। तब ट्रैक्टर चालक ने गाड़ी का पीछा करते हुए सैफ जवानों की गाड़ी को पुल के बीचों बीच ले गए और फिर 50 की संख्या में जुटे बालू माफियाओं ने दोनों सैफ जवानों को घेर कर जमकर मारपीट की। बालू माफियाओं ने दोनों सैफ जवानों के साथ यहां पर मारपीट की है, जिसके बाद किसी तरह से भागकर सैफ जवानों ने अपनी जान बचाई। गाड़ी पकड़ा था बालू वाला, उसमें 40-50 आदमी जुट गया। जो गाड़ी बैठे, गाड़ी मार्च करो ले चल के, तो मार्च नहीं किया, पीछे में गाड़ी बैठ करने लगा, पुल पर ढेला दिया, वो पुल में लेकर भागने लगा। उधर ऐसे करना, फिर आगे बीच में पुल रोक के 50 आदमी घेर के हम लोग को मारने लगा। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ पदस्थापित है?
पदस्थापित कहाँ है? क्या नाम हुआ आप? और बेगूसराय के गढ़पुरा में लोगों ने एसटीएफ के 2 जवानों की इस वक्त पिटाई कर दी जब ये लोग सिविल ड्रेस में घूम रहे थे। लोगों ने इन्हें अपराधी समझ लिया। हालांकि जब दोनों जवानों को पीटा गया तो उन्होंने बार बार ये कहने की कोशिश की कि वो एसटीएफ के जवान हैं, लेकिन लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। बाद में कुछ लोगों ने इसकी सूचना गढ़पुरा थाने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों जवानों को भीड़ से छुड़ाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हम लोग देखे तो यहाँ पे आया था अपराधी आए थे बिना मतलब के लोग पिस्टल यहाँ पे निकाल के घूम रहे थे। बोला ब्रिज वाला कहाँ पे है? यहाँ पे फिलहाल उस टाइम पीछे था, इसी के द्वारा फिर देखा पिस्टल लेके तो सब लोग हल्ला हो गया, पकड़ो पकड़ो क्रिमिनल है तो पिस्टल एक फायरिंग कर रही है। क्या फायरिंग में किया? फिर हम लोग पकड़ लिए थे उन लोग का, सब जितना लड़का लोग थे वहाँ। और बड़ी खबर गया से सामने आ रही है, जहां पर गया एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। ड्रोन से गया एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। फिलहाल इस धमकी के बाद एयरपोर्ट प्रशासन सख्त हो चुका है और मीटिंग कर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। तो एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट प्रशासन को यह धमकी दी गई है। चिट्ठी के जरिए इस धमकी को एयरपोर्ट प्रशासन पर भेजा गया और इस चिट्ठी के बाद अब एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें पुलिस की टीम भी मौजूद थी और इस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा अंदर और बाहर और भी ज्यादा चौकस कर दी जाएगी। फिलहाल किसके जरिए ये चिट्ठी भेजी गई इसकी जानकारी जुटाने के लिए पुलिस की टीम लगी हुई है। और खबर भागलपुर से है, जहां पर देखिए प्रेम प्रसंग में हुई हत्या को मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल 11 को यह हत्या हुई थी। उसके बाद इस हत्या की गुत्थी उलझती जा रही थी। परिजनों की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे कि इसे किसने मारा है। तो इस बारे में आपको बता दें कि अब पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा लिया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और छात्र का हत्यारा प्रेमिका का पिता ही निकला। प्रेमिका ने अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया था, जहां घर वालों ने पकड़कर धारदार हथियार से गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने प्रेमिका के पिता मनोज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार को भी यहां पर बरामद किया गया है। घर के चिराग की हत्या के बाद अभिषेक के परिजन इस वक्त सदमे में हैं, जबकि प्रेमिका कैमरे पर कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोग को गिरफ्तार किया इसमें, और जो घटना में प्रयुक्त जो हथियार है गंडासा, उसे भी उनकी निशानदेही पर रिकवर किया गया है। इस देखिए, इसका जो मेन मोटिव निकल के आ रहा है वो प्रेम प्रसंग है। गुड़िया कुमारी जो कि मनोज सिंह की बेटी थी, उसके साथ जो मृतक है अभिषेक, उसका प्रेम प्रसंग था। तकरीबन 4 से 5 साल तक ये एक दूसरे को जानते थे। इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। गुड़िया कुमारी को गिरफ्तार किया गया है बहादुरपुर से और उनके पिता जो मनोज सिंह है उनको गिरफ्तार किया गया है वादे हसनपुर से, जगदीशपुर थाना अंतर्गत जो है। सोया था घर में, घर से सब बच्चा सो रहा था, हम भी सो गए। कभी घर से निकल गया, ये नहीं देखे हैं। कोई बुलाने आया था? ये हम सब नहीं जानते हैं। और पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनाव के कल जो परिणाम आए उससे विपक्ष सन्न है। मोदी सुनामी में विपक्ष के तमाम नेता ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं और इसके जरिए अब विपक्ष में मातम का माहौल है। वहीं पर बीजेपी में जश्न का दौर शुरू हो चुका है। तो पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में विधानसभा चुनाव कल हुए और माफ कीजिएगा, चुनाव के परिणाम कल आए और जिस तरीके के परिणाम सामने आए उसने विपक्ष को सन्न कर दिया है। मोदी की सुनामी में विपक्ष ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है। विपक्षी दलों में जहां मातम का माहौल है, वहीं पर बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है।
और देखिए, नागालैंड में बिहार की जो रीजनल पार्टियां हैं उन्होंने भी किस्मत आजमाया था। हम बात कर रहे हैं एलजेपी रामविलास और जेडीयू की, जहां पर बड़ी बात यह रही कि एलजेपी रामविलास को 2 सीटों पर जीत मिली, वहीं पर जेडीयू को 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी रामविलास, उसमें खुशी की लहर है, चूंकि चिराग पासवान की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए नागालैंड में 2 सीटों पर कब्जा किया। वहीं पर नीतीश कुमार की जेडीयू को बस 1 सीट से यहां पर संतोष करना पड़ा। इससे भी बड़ी बात यह है कि जहां चिराग पासवान की एलजेपी आर को 6% वोट मिले, तो वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू को मात्र 4% वोट मिले। वैसे जेडीयू के खाते में पिछले विधानसभा चुनाव में भी 1 ही सीट आई थी, लेकिन वोट का प्रतिशत 4.5 से घटकर 4% अब रह चुका है, जिसकी वजह से जेडीयू का राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपने पर पानी फिर चुका है। और इससे सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहे हैं। उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, इकबाल खत्म है। जो अपने स्टेट में अपने को नहीं एस्टेब्लिश कर सके वो बाहर कहाँ से होगा। चिराग फैक्टर ने असर डाल दिया आपको नागालैंड में भी, और राष्ट्रीय पार्टी बनने में कहीं फिर से एक बार रोड बन गए चिराग फैक्टर? हम चिराग फैक्टर्स को कोई लेना देना नहीं है, जनता है। जनता सही समय में जवाब देगी, मैं ही कहूँगा भाई, किसी को क्यों कहूँ, चिराग को लेना देना नहीं। जेडीयू को नुकसान नागालैंड में चिराग फैक्टर? अब एक फैक्टर की बात कर रहे हैं तो फैक्टर तो देखबे किए कि भाई चचा भतीजा में फाड़ हो गया, वही फैक्टर काम किया। अब और आने वाला कल में देखते ही जाइएगा क्या क्या होगा। और देखिए, अगर पूर्वोत्तर के परिणाम 2024 के संकेत हैं, तो महागठबंधन के लिए ये खतरे की घंटी है। खासकर बीजेपी अभी यही मान रही है, लेकिन महागठबंधन ने इसे मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। तमाम दलों की अपनी अपनी राय है, सुनिए। 2024 में पुनः एक बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, चूंकि देश की जनता राष्ट्रवाद, विकासवाद और दुनिया के तृतीय अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को देखना चाहता है। भारत विश्व के सबसे मजबूत देशों में आएगा और ये सुपरसोनिक देश बनेगा। और जहां तक बात है विपक्ष का, इनका सुफड़ा साफ हो जाएगा। ये सब अवसरवाद का जमात है, ये देश का विनाश के कगार पर खड़ा करने वाले लोग हैं। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता 2024 में प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएगी। अभी जो पूर्वोत्तर का परिणाम आया है वह यह साबित करने के लिए काफी है कि 2024 में क्या होना है। और 2024 की बात तो बाद में करेंगे ना, थोड़ा दिन पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं। 2019 में जो परिणाम आया था, महागठबंधन को 1 सीटें मिली थी, किसी तरह से कांग्रेस ने इज्जत बचाई थी। तो 2024 में क्या होने वाला है ये अभी पता है लोगों को। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और ये सभी को एहसास भी है। अब एक तरफ बिहार में देखिए, सर्वनाश है, विनाश है, सत्यानाश है और पूरा का पूरा बकवास है। तो परिणाम जो आना है वो लोगों को पता है कि 2024 में क्या होना है। देखिए, पूर्वोत्तर के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने अभी तक तो देश की राजनीति को प्रभावित नहीं किया है, लोकसभा चुनावों को प्रभावित नहीं किया है। सिर्फ पूर्वोत्तर ही नहीं, देश के जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड है, इसके चुनावी नतीजे भी लोकसभा चुनावों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। हाँ, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये सब जो बड़े राज्य हैं, इनके चुनावी नतीजे लोकसभा को प्रभावित करते हैं। इसलिए भाजपा के पक्ष में जानबूझकर माहौल बनाने की ये फर्जी कोशिश ना हो। लोकतंत्र में जनता का ही जादू चलता है। जनता जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर भी पहुंचा देती है। अब 2024 में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और बीजेपी का सुफड़ा साफ होगा। जिस तरह से जुमलेबाजी की गई है, नौजवानों, किसानों के भविष्य को अंधकारमय कर दिया है। आज लोकतंत्र, संविधान खतरे में है। इसलिए देश की जनता, जिन्होंने बीजेपी के झांसे में फंस करके 2 बार उनको सत्ता दी 10 वर्षों तक, वही जनता अब उनसे सूद और ब्याज के साथ बदला लेगी। और देखिए, पूर्वोत्तर में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब बिहार बीजेपी के नेताओं में काफी खुशी है, काफी उत्साह है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि 2024 की तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो चुकी है।
सामने ही नहीं टिक पा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, तो भाजपा के सामने तो लड़ने की बहुत दूर की बात। आज के तारीख में नागालैंड में रामविलास पासवान जी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी दोनों पर भारी है। पहले वो उनसे लड़के देखे, भारतीय जनता पार्टी तो इन दोनों से बहुत दूर है। तो यही बात तो सही है। तो हमारे पास तो नेतृत्व है, राजद के पास क्या है? राजद के पास पंजीकृत अपराधी आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। वही तो कह रहा हूं। अरे तो 7 दल वाले को बिहार में हराए ना, 3 में 2 हम जीते, 1 वो जीते। अब कहाँ है? हमारे पास नेतृत्व है, हम देश बढ़ाने की बात करते हैं, और ये लोग, ये सातों पार्टी मिलकर देश को लूटने की बात करते हैं। नागालैंड की और जो ये 3 राज्य का जीत हुआ है, यह एक बार पुनः साबित करता है कि 24 में प्रचंड बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन बिहार के जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल के यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू, जो उड़ के जाते थे, और नीतीश कुमार भी उड़ के गए थे नागालैंड, और लगता था कि पृथ्वी को पलट देंगे, लेकिन नागालैंड की जनता ने आईना दिखा दिया है, और उससे भी बुरा हश्र बिहार में होगा। और वहीं पूर्वोत्तर के परिणाम पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान सामने आ गया है। अश्विनी चौबे ने कहा कि ईस्ट और वेस्ट मोदी जी इज बेस्ट है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी की कोई तुलना नहीं है। आज देश के हर देशवासी का जो सीना है वो 56 इंच का हो चुका है। सुनिए। मोदी जी ईस्ट और वेस्ट, मोदी जी इज बेस्ट। आज के दिन में मोदी जी की कोई तुलना ही नहीं है। और मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया में जो भारत की साख मोदी जी ने बनाने का काम किया है, हम गौरवान्वित हैं। आज हर भारतवासियों का सीना 56 इंच का हो गया है। ये देश विकास की ओर बढ़ रहा है। देश की सुरक्षा, देश का विकास, चौतरफा विकास, और पूर्वोत्तर भारत के लिए जो मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं पिछले 8-9 वर्षों से। और चमकी बुखार जिससे बिहार के बच्चों का हर साल सामना होता है, स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बता दें कि इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग में जो डॉक्टर और नर्स हैं 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन गोपालगंज की तस्वीर इसके बिल्कुल अलग है। गोपालगंज में स्वास्थ्य सुविधाएं उच्च व्यवस्था की नहीं दिख रही हैं, जिसकी वजह से अब जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनकी जो जान है वो खतरे में। इस रिपोर्ट को आप गौर से देखिए। गोद में मासूम बच्चा को लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा ये शख्स उस बच्चे का पिता है जिसके इलाज के लिए गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में भटक रहा है। कभी इमरजेंसी वार्ड में जाता है, तो कभी एसएनसीयू, आईसीयू, तो कभी पीआईसीयू वार्ड में बच्चे के इलाज के लिए चक्कर लगाता है, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लग रही है। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर नदारद हैं, नर्स और सुरक्षा गार्ड भाग रहे हैं। बच्चा को तबीयत खराब है, झटका मार रहा है, इमरजेंसी में दिखाया गया, इमरजेंसी से कह रहे उधर ले जाओ, इधर दिखा रहे हैं तो कह रहे उधर ले जाओ, यहाँ से दिखा रहे हैं तो कह रहे उधर ले जाओ। अभी डॉक्टर साहब नहीं देख रहे हैं? अभी कहाँ देख रहे हैं? तब कहाँ भेजा जा रहा है आप लोग को? अब बताइए कहाँ हम लेके जाएं, किधर लेके जाएं? परेशान परेशान है। डॉक्टर साहब कहाँ वहाँ पे नहीं थे? ना, वहाँ डॉक्टर साहब नहीं थे। बच्चा में चमकी बुखार का लक्षण है, तेज सांस लेने के साथ ही बार बार झटका मार रहा है। समय पर उपचार नहीं मिला तो जान भी जा सकती है। देखिए कैसे ये बच्चा जोर जोर से झटका मार रहा है। अस्पताल की चौखट पर पहुंचे इस बच्चे की कसूर क्या है जो इसे इलाज नहीं मिल रहा। महादलित परिवार से आने वाले मनोज माझी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि निजी अस्पताल में जाकर बेटे का अच्छे से इलाज करा सके, इसलिए मॉडल सदर अस्पताल में बच्चे की इलाज कराने के लिए परिवार दर दर की ठोकर खा रहा है।
मनोज माझी की तरह 3 और बच्चे लेकर परिजन सदर अस्पताल में पहुंचे हैं, जिन्हें डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। परिजनों का कहना है कि डिप्टी सीएम का गृह जिला है और अस्पताल की व्यवस्था सुधरी है, इसलिए वो इलाज कराने आए हैं, लेकिन हकीकत यहाँ कुछ और ही नजर आ रहा है। बिहार में चमकी बुखार बच्चों के लिए जानलेवा साबित होता है। चमकी बुखार का सीजन शुरू हो चुका है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने गोपालगंज में 10 बेड का PICU वार्ड बनाया है, लेकिन यहाँ बीमार बच्चों के पहुँचने पर उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। अरे नाती हम अब वो 4 साल का भइल है, अब हम परेशानी बानी संगरा से रोड के गोड़ लागतानी हमारे नाती के निमन कर दी घूमतानी से 4 सरकारी हॉस्पिटल में। अभी हम टहल करा रहे थे सुबह में, तो सोचे कि हॉस्पिटल से इधर से हम अंदर निकल जाते हैं। देखिए कि एक गार्जियन एक छोटा सा बच्चा को लेकर के परेशान है, इमरजेंसी में गया, बच्चा झटका ले रहा था बहुत तेज़ी से। वहाँ 1-2 मिनट बेड पर सुलाए लोग, उसके बाद से बोले कि बच्चा वाला डिपार्टमेंट में ले जाइए। फिर बच्चा वाला डिपार्टमेंट पर लो गया तो बोल रहा है कि PICU में ले जाइए। फिर वहाँ से PICU में अंदर गया तो बोला कि यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है, क्वार्टर में ले जाइए डॉक्टर साहब को। तो वहाँ एक नर्स थी, फ़ोन की, तब क्वार्टर इधर उधर, मतलब कि उस समय से 10-15 मिनट हो गया, 20 मिनट गार्जियन बच्चा को लेकर भटक रहा है। पूरे मामले में सिविल सर्जन से लेकर अस्पताल के उपाधीक्षक और प्रबंधन से बात की गई, लेकिन किसी ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछ रहा है कि मॉडल सदर अस्पताल की व्यवस्था कब सुधरेगी? क्या सिविल सर्जन की जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं थी कि बीमार बच्चों का इलाज हो सके? स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे डॉक्टर और नर्स की ड्यूटी लगाई है, तो ड्यूटी छोर कहाँ थे? क्या इन डॉक्टर और नर्स पर कार्रवाई होगी? सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने चमकी बुखार को लेकर अलर्ट जारी किया है, तो इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही? गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। का परिश्रम भी दिखाई देता है। अब तक आपने हॉलीवुड फिल्मों में सुपरमैन और आयरन मैन को हवा में उड़ते देखा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा ही कुछ नजारा राजस्थान के धौलपुर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में देखने को मिला, जब ब्रिटिश आविष्कारक और ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के संस्थापक रिचर्ड ब्राउनिंग ने अपने बनाए जेट पैक सूट को पहनकर हवा में उड़ान भरी। यह कार्यक्रम भारतीय वायु और थल सेना की ओर से आयोजित किया गया और इसी में ब्रिटेन सेना की ओर से आए रिचर्ड ब्राउनिंग ने इस सूट का कमाल दिखाया। इस सूट की कीमत लगभग 3.04 करोड़ रुपए रखी गई है। रिचर्ड ब्राउनिंग इस जेट पैक सूट के आविष्कार की वजह से गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। यह सूट पहनकर 12,000 फीट की ऊंचाई तक 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ा जा सकता है। सीतामढ़ी में बिहार पुलिस की एक अलग छवि देखने को मिली, जहां पुलिस के एक जवान ने इंसानियत का परिचय देते हुए सड़क दुर्घटना में घायल एक बुजुर्ग को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। जब पुनौर थाना क्षेत्र के मधुबन रोड पर हुए दुर्घटना में एक बुजुर्ग घायल तो आसपास में खड़े लोग वीडियो बनाने में लगे थे। उसी समय ड्यूटी खत्म करके पुलिस लाइन लौट रहा बिहार पुलिस के जवान रोशन कुमार झा की उस पर नजर पड़ी। फिर रोशन कुमार ने घायल शख्स को अपने कंधे पर उठा लिया और डुमरा PHC में भर्ती कराया। इतना ही नहीं, जब डुमरा PHC में तैनात डॉक्टरों ने घायल की हालत गंभीर देखा तो सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। तब भी बिहार पुलिस का ये जवान
मरीज के साथ रहा और घायल को एम्बुलेंस के जरिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल लेकर चला गया। हालांकि गंभीर रूप से घायल इस बुजुर्ग शख्स की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। हाजीपुर में एक पुल निर्माण कंपनी के बेस कैंप में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि 3 से 4 किलोमीटर दूर से ही धमाके की आवाज सुनाई दे रही थी। साथ ही दूर से ही धुएं का गुब्बार उठता दिखा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आसमान में धुएं का गुब्बार। जहानाबाद के पश्चिमी इलाके में नई बन रही बाईपास सड़क जानलेवा साबित हो रही है। हर दिन कोई न कोई दुर्घटना का शिकार हो रहा है। ताजा मामला शहबाजपुर गांव के पश्चिम का है, जहां उड़ीसा के बालासोर से माल लेकर आ रहा ट्रक दुर्घटना का शिकार हो गया। ट्रक पलट जाने से उसके अंदर रखा सामान सड़क पर आ गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि जानमाल की क्षति नहीं हुई। स्थानीय लोगों को जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आप देख सकते हैं कि ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। वहीं ट्रक पर लदा सामान गिरकर रोड पर बिखर गया। कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी के हालात बने रहे। बाद में मामले की सूचना के बाद कलपाओपी क्षेत्र की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहीं ट्रक मालिक ने बताया कि काम चलते रहने की वजह से मिट्टी सड़क पर आ गई है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। गोपालगंज में शराब तस्करों की बोलेरो में अचानक आग लग गई। पुलिस ने जब उसी बोलेरो को जब्त कर